अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल लिटरेरी सर्कल में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है द रोअरिंग ट्वेंटीज़ और जेज एज इन द नावल द ग्रेट गैट्सबी। अच्छा, जेज एज और रोअरिंग ट्वेंटीज़ ये क्या है, एंड देन ये किस तरह नावल द ग्रेट गैट्सबी में डिपिक्टेड है, और उसमें नावल के जो मेजर थीम्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, लाइक वेल्थ हो गया, सोशल क्लास हो गया, रोल ऑफ वमेन हो गया, एंड इसके अलावा जो वेल्थ एंड जो हैबिट्स है या सोसाइटी है 1920s की, वो किस तरह द ग्रेट गेट्सबी में डिपिक्टेड है। तो ये सब आते हैं जेज एज में और रोअरिंग ट्वेंटीज़ में। ये जेज एज और रोअरिंग ट्वेंटीज़ ये क्या है, आप इन दोनों के लिए अल्टरनेटिव टर्म है फॉर ईच अदर, या आप जो रोअरिंग ट्वेंटीज़ है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, और इसके अंदर जो जेज एज के सारे फीचर है वो इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जेज एज भी 1920s में स्टार्ट हुआ, और रोअरिंग ट्वेंटीज़ तो इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें जो अमेरिका था उसकी जो सारी मतलब मुआशी कल्चर एंड ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड देयर वाज एवोल्यूशन। तो इसलिए रोअरिंग ट्वेंटी एक्ट इज एन अम्ब्रेला टर्म हियर। अच्छा, अब कल्चर कॉन्टेक्स्ट या जेज एज 1920s ये क्या है। तो सबसे पहले जो रोअरिंग ट्वेंटीज़ था उसमें जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो डबल हो गई थी 10 ईयर के दौरान के लिए, क्योंकि ये इसलिए डबल हो गई थी कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हुआ था, और मतलब दुनिया को चीज़ों की ज़रूरत थी, और अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ था जितना कि यूरोप को हुआ था। तो अमेरिका ने इसे एक अपॉर्चुनिटी समझी और अपने इंडस्ट्री को फ्लरिश किया, और यहाँ पर जो इनकम था या इंडिविजुअल इनकम था वो भी इंतहाई बढ़ गया, ऑलमोस्ट 40%। स्टॉक मार्केट जो था अमेरिका था वो भी ट्रिपल्ड हो गया। इसके साथ साथ ये सारे जो फीचर है ये किस में आते हैं, जो रोअरिंग ट्वेंटीज़ है और वहाँ पर जो कल्चर कॉन्टेक्स्ट है या जेज है उसमें आते हैं। अब इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम जिस तरह आप जानते हैं कि ये 1931 में ये टर्म किसने कॉइन किया था, जेम्स ट्रूसलो एडम ने 1931 में ये टर्म इन्वेंट किया था, और उसने ये इसके लिए किया था कि अमेरिका जो है वो एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर इक्वलिटी है, एंड वहाँ पर अगर आप अपना हार्ड वर्क एंड फुल इनपुट देंगे, अपने आपकी जो एनर्जी है उसे यूज़ करेंगे, तो आप मतलब एक बेहतर मुस्तकबिल एंड एक बेहतर फॉर्चून कमा सकते हैं। ये था अमेरिकन ड्रीम। अब ये अमेरिकन ड्रीम भी जेज एज में इंतहाई प्रोमिनेंट या पीक पर पहुंच गया था, और ये इसलिए कि जो लोग थे, जो इंडस्ट्रियल मतलब इंक्रीज़ थी उसमें, प्रोडक्शन में इनकम था उसमें इंक्रीज़ हो गया था, तो लोगों का अमेरिकन ड्रीम पर यकीन और पुख्ता होने लगा, और लोगों ने जो थी इमिग्रेशन भी स्टार्ट की थी, जो भी फीचर है, वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ दिस रोअरिंग ट्वेंटीज़ के लोग आ रहे थे, लेकिन अमेरिकन जो गवर्नमेंट है उसने उन पर लिमिटेड कर दिए जो इमिग्रेंट यूएसए में ट्रांसफ़र हो रहे थे, स्पेशली न्यूयॉर्क में। और इसी वजह से जो जेज एज है वो वहाँ पर स्टार्ट हुआ, क्योंकि जो मुख्तलिफ कल्चर एंड सोसाइटीज़ के लोग वहाँ पर आ रहे थे और एक मिक्स सोसाइटी बन रही थी, और वहाँ पर जो म्यूज़िक, स्पेशली म्यूज़िक एंड जो रिदम था उसका, और उसको कहा गया जेज एज, स्पेशली उस म्यूज़िक की बिना पर। और इसके साथ ये लिंक होता है किसके साथ, अमेरिकन ड्रीम के साथ। और लोग इसे एक, जिस तरह अमेरिका मतलब सारी दुनिया मतलब तबाही के दहाने पर थी, सब कुछ बर्बाद था, लेकिन अमेरिका फ्लरिश कर रहा था, हर फील्ड में वो तरक्की कर रहा था, तो लोगों ने ये समझा कि बस अमेरिका जाएंगे वहाँ पर खूब तरक्की करेंगे, यही चीज़ होती है। अब इसके बाद द इफेक्ट ऑफ प्रोहिबिशन। अब प्रोहिबिशन क्या चीज़ है, ये 19 मतलब 20s में, ये जो रोअरिंग ट्वेंटीज़ है उस पर जो मतलब शराब थी, लिक्वर थी, उस पर पाबंदी लगाई गई थी, और वो इसलिए लगाई गई थी ताकि मतलब लोग इस चीज़ से बच सके, लेकिन इसका इफ़ेक्ट उलट ही हो गया, और लोग इसकी वजह से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इन्वॉल्व हो गए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब ये कि प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड देन यूजेज ऑफ अल्कोहल, ये सब क्राइम के ज़ुमरे में आता था, एंड इट वाज नॉट इन इजी टास्क फॉर द गवर्नमेंट टू टैकल इट। सो इसी वजह से फिर ये बिल जो है या जो अमेंडमेंट थी यूएसए की कानून में, इसको फिर वापस ले लिया गया, एंड देन
इसी के साथ जो गुड टाइम है वो ग्रेट डिप्रेशन के साथ, ये जो रोरिंग 20 था उसकी एंड हुई क्या, ग्रेट डिप्रेशन में 1929 में। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जैज एज के लिए। एंड देन रोरिंग 20 के जो फीचर थे वो जिस तरह हमने डिस्कस किया कि प्रोहिबिशन मतलब अल्कोहल पर पाबंदी लगाई गई थी। अब स्पीक इजीज का मतलब ये है कि लोग, इट वाज अ कोड वर्ड या इट वाज अ सीक्रेट टाइप ऑफ इंडिकेशन दैट समवन कैन सेल ड्रिंक। एंड जब आप किसी बार पर जाते थे और आप उससे मुखातिब होते थे, उससे बात करते थे, तो वो आपसे कहते कि स्पीक इजी मतलब शराब चाहिए या नहीं। ये एक और इसके साथ ही लोग ये यूज़ करते थे शराब या जो क्राइम है इसके साथ ऑर्गेनाइज क्राइम है वो रेट भी बढ़ने लगे। एंड देन जेज एज। अब जेज एज क्या है, जेज एज स्पेशली ये टर्म किसने कॉइन किया था, ये हमारा जो नॉवल का आथर है फिट्जजेराल्ड, ये उसने इन्वेंट किया था ये टर्म। अब JSH is all about eat, drink and be merry. That was the main emblem, या जो इसका वो मेन था वो था कि बस आप खाइए पिए एंड खुश, बस यही चीज़ें थी जेज एज में। एंड इसके साथ उसमें डांसिंग था, मतलब खुश किस तरह होने, परसूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए लोग बहुत कुछ करते थे। एंड इस तरह बाद में हम ये देखेंगे कि ये चीज़ें किस तरह इस नावल में डिपेक्टेड है, उस जो कौन सी एलिमेंट ऑफ जेज एज वो इस नावल में है। इनके साथ फ्लेपर। अब फ्लेपर जो है ये एक टाइप ऑफ ड्रेस था जो वुमेन पहनती थी। एंड इस ड्रेस की वजह से उनके जो स्किन थे वो ऑलमोस्ट विजिबल थे, मतलब एक मॉरल डिग्रेडेशन था ऑफ दैट रोरिंग 20s जेज एज की वजह से। एंड देन वुमेन राइट मतलब वुमेन को राइट दिए गए 1920s में, इनको वोटिंग का जो राइट था वो दे दिया गया, और वो वुमेन एक मेल के साथ अपने आप को इक्वल कंसिडर करने लगे। और इसके साथ ही जो जेज एच, तो जिन वो कहता है फिट्जजेराल्ड कि जिन वाज द नेशनल ड्रिंक एंड सेक्स द नेशनल ऑब्सेशन। जिन जो है एक टाइप ऑफ मतलब शराब आप कह लें कि ये एक नेशनल ड्रिंक बन गया था, क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा था। एंड सेक्स वाज द नेशनल ऑब्सेशन, मतलब सेक्स की इसलिए इसकी वजह यह है कि लोगों में मॉरल डिग्रेडेशन आ गई थी, और वो लोग मतलब सेक्स को एक ऑब्सेशन, इस ऑब्सेशन में मुब्तला हो गए थे। अब कम टू द नॉवल। नॉवल में किस तरह जेज एज डिपेक्टेड हुआ है या रोरिंग 20s, अगर कोई क्वेश्चन आता है गेट्सबी के मतलब कि इसमें रोरिंग 20s या जेज एज, तो आप इसी तरह लिख सकते हैं इन्फ्लुएंसेस देकर। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें इस नावल में जो वुमेन है तो उनको किस तरह डिपेक्ट किया गया है, और जेज एज में उनकी क्या फीचर थी एक वुमेन की, और किस तरह वो फीचर इस नावल में डिपेक्टेड है। तो जेज एज में जो वुमेन थे ना वो लिबरेटेड बन गए, उनके लिए मॉरल मॉरल वैल्यूज़ बिल्कुल भी किसी इम्पोर्टेंस के नहीं थे, और वो मॉरल वैल्यूज़ को कोई अहमियत नहीं देते थे। एंड दे वर टर्न इनटू मटेरियलिस्टिक पर्सन। जो वुमेन थे वो मटेरियलिस्टिक बन गए थे, और इसी मटेरियलिज्म या वेल्थ की खातिर उन्होंने अपनी चेस्टिटी को लूज़ कर दिया। वो किस तरह कि जिस तरह आप नावल में देख सकते हैं द कैरेक्टर ऑफ मिर्टल, कि वो अपने क्लास को तब्दील करने के लिए, या जो क्लास स्ट्रगल था 1920s में या रोरिंग 20s में, चूँकि वो लोअर क्लास से बिलोंग करती थी और वो अपने आप को एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास या अपर क्लास में ज़ाहिर करवाना चाहती थी, तो इसी वजह से उसने अपनी चेस्टिटी, अपनी जो गैरत थी या अपनी जो मतलब इज्जत थी उसकी, उसे कोई परवाह नहीं थी, और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे किसके साथ, टॉम के साथ। और इसी वजह से था कि वो मतलब दौलत कमा सके, उसके साथ पैसा आ जाए, वो जो फैशनेबल लाइफ है वो अटेन कर सके, उसको अपनी मॉरल वैल्यूज़ का कोई फिक्र नहीं थी। एंड देन नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है डेजी का कैरेक्टर। अब डेजी का कैरेक्टर में एक वुमेन किस तरह जेज एज रिफ्लेक्ट होती, तो वो इस तरह के वो जो है वो एक मटीरियलिस्टिक पर्सन बन गई है। एंड इसी वजह से वो उसने शादी नहीं की किसके साथ, गेट्सबे के साथ, क्योंकि गेट्सबे उस वक्त इंतहाई लोअर क्लास से बिलोंग करता था। एंड देन इन कंपैरिजन विद दिस टॉम, तो टॉम जो है वो एक अपर क्लास से एरिस्टोक्रेटिक एंड वेल्थी क्लास से बिलोंग करता था। आल दो एट द स्टार्ट जो डेजी थी वो टॉम से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर उसके मदर ने उसे कंपेल कर लिया, और फिर डेजी ने शादी की। एंड देन
जब उसे मौका मिला कि वो टॉम को छोड़े और गेट्सबी उसे ऑफ़र कर रहा था, तब उसने गेट्सबी की ऑफ़र कबूल नहीं की और उसने कहा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर एक एरिस्टोक्रेटिक एंड वेल्थी क्लास की जो फैसिलिटीज़ है वो हासिल है, तो मैं क्यों छोड़ जाऊँ अपने हस्बैंड टॉम को। इवन दो उस टॉम के और उसको पता था कि टॉम के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। अलॉन्ग विद दिस जो कैरेक्टर है जॉर्डन बेकर, अगर आप उसको देख ले तो वो भी एक इस तरह का कैरेक्टर है कि उसने जब ये जाना कि निक जो है वो एक वेल्थी पर्सन नहीं है, तो उसने किसी दूसरे वेल्थी पर्सन के साथ एंगेजमेंट कर ली और निक को छोड़ दिया, और इस तरह निक और जॉर्डन की जो रिलेशन थी वो ब्रेकअप हो गई उसमें। एंड देन जिस तरह की हमने बात की कि रोलिंग ट्वेंटीज़ में जो ड्रेसेस थे फीमेल के, जो हेयर स्टाइल थे, वो इंतहाई ही मतलब इमोरल हो गए थे। और ये इमोरलिटी लोगों में क्यों आ रही थी और सेक्स क्यों इतना आम हो रहा था, ये इसी वजह से कि बिफोर वर्ल्ड वार वहाँ पर जो प्यूरिटनिज्म था, जो एक ऑर्डर सोसाइटी थी, वो वर्ल्ड वार वन के बाद ख़त्म हो गई और लोगों ने फ्रीडम एक्सप्रेस करना और फ्रीडम एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। और जो कल्चरल वैल्यूज़ थी, जो रिलीजियस वैल्यूज़ थी, और जो सब कुछ था, उसको मतलब डिग्रेड कर दिया। एंड एक डेकेडेंट ऑफ दैट वैल्यूज़ कम टू एंड इसके बजाय उन्होंने फ्रीडम को एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ ड्रेसेस, इन द फॉर्म ऑफ लाइफ स्टाइल, इन द फॉर्म ऑफ दियर न्यू कल्चर और मॉडर्निटी ऑफ दियर कल्चर। अब मॉडर्निटी ऑफ डुअल कल्चर, इसका क्या मतलब है और ये किस तरह एक जेज एज का एक एलिमेंट है। तो मॉडर्निटी इस तरह एक एलिमेंट है कि आप अगर देख ले कि मतलब इससे पहले जो पार्टियाँ वगैरह होती थी वो इतनी आम नहीं थी, लेकिन अगर आप इस नॉवल में देखें जो गेट्सबे जो पार्टियाँ दे रहा है, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ दिस जेज एज इन रोलिंग ट्वेंटीज़। उसने बहुत दौलत कमाई है एंड वो एक शानदार पार्टियाँ दे रहा है जहाँ पर वो इंतहाई ही ज़्यादा डॉलर्स खर्च कर रहा है। एंड देन ये हो गए एक बात। इन इसमें दूसरी बात जो हमने बात की शराब की, जो बैन थे लेकिन लोग इसे यूज़ कर रहे थे, वो इन पार्टियों में बहुत ही आम थी शराब। लोग शराब पी रहे थे गेट्सबे के पार्टी में। एंड देन जिस तरह हमने बात की कि सेक्स इन वुमेन वर इन परसूट ऑफ देयर मटेरियलिस्टिक नीड्स एंड दे वर लूजिंग देयर चेस्टिटी। तो इसी तरह जो पार्टियाँ थी वहाँ पर जो वुमेन आती थी, जो लड़कियाँ आती थी, तो वो उनको अपनी चेस्टिटी का कोई ख्याल नहीं होता था। रादर वो बस अपने आप को अपर क्लास में इन्वॉल्व करना चाहती थी एंड एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच उनका बन गया था। एंड इसी की वजह से अगर हम देख के जो हमारा प्रोटागोनिस्ट है ऑफ द नावल गेट्सबे, वो सब जो जिस तरह हमने कहा था नावल में कि वो एक गरीब बंदा था, उसका नाम ग्रेट गेट्सबे नहीं था, उसका नाम जेम्स गेट्स था। लेकिन जब उसे ये पता चल गया कि मुझे जो डेज़ी है वो नहीं मिलने वाली और मैंने अपने आप को अमीर तर बनाना है, तो इसी वजह से उसने एक शख्स के साथ जो कि डेन था उसके साथ काम किया। फिर उसने अपने आप के लिए एक टफ स्केजुअल रखा और इसी उसने अपने आप का नाम भी बदल डाला ताकि वो अपने आप को अपर क्लास एंड दिस वेल्थी क्लास में कंसिडर कर सके। तो इसी वजह से जो मेन करेक्टर है वो भी इस चीज़ से इफ़ेक्टेड था। अब इसके बाद जो एलिमेंट आता है वो है डांसिंग एंड ड्रिंकिंग एंड ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ये एक स्लोगन था, ये बहुत आम था उस वक्त में। तो जो गेट्सबी की पार्टियाँ थी उसमें लोग क्या करते थे कि ईटिंग करते थे, ड्रिंकिंग करते थे और मज़े कर रहे थे इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस। इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस वो क्या थे कि वो इन्हीं शराब और कबाब में अपने लिए हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे। इसके अलावा जो अमेरिकन ड्रीम है, अब अमेरिकन ड्रीम इट वाज एन अनअटेनेबल अटेनेबल फॉर सम हाउ। वो किस तरह, अगर हम अमेरिकन ड्रीम को गेट्सबे का जो ड्रीम है उसको जो अमेरिकन ड्रीम है उसको कंपेयर कर ले जेज एज है उसके साथ, तो जेज एज में जो चीज़ें थी वहाँ पर पैसा था, वहाँ पर डांसिंग थी, वहाँ पर पार्टीज थी। अब ये अमेरिकन ड्रीम, ये जेज एज आप तब ही अटेंड कर सकते हैं जब आप अपने अमेरिकन ड्रीम को अटेंड कर लें। मतलब ये है कि आपके पास पैसा आ जाए, आपके पास शोहरत आ जाए और आपका एक सोसाइटल स्टेटस बन जाए, तो तब ही आप ये चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं कि जिस तरह ये चीज़ें गेट्स पे एंजॉय कर रहा था। बट उसका ड्रीम क्या था? उसका ड्रीम था डेज़ी को पाना। तो ये ड्रीम ना तो उसने अपने ड्रीम को एक्सेस कर लिया, पा लिया,
और ना ही जो इस नॉवल में दूसरे कैरेक्टर है। लेट्स सपोज आप निक को कंसिडर कर ले, विल्सन को कंसिडर कर ले, एंड विल्सन की वाइफ मिर्टल है उसको कंसिडर कर ले। ये सब मतलब लोअर क्लास से थे और वो क्या वेल्थी अमीर बनना चाहते थे, अपने अमेरिकन ड्रीम को अचीव करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपने अमेरिकन ड्रीम अचीव नहीं कर लिया। और इसके बाद जो बूट लेगिंग है या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तो अगर आप नॉवल को बगौर देख ले तो आपको ये पता चल जाएगा कि टाइम एंड अगेन टॉम जो है वो गेट्सबे को बताता है कि तुम बूट लेगिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हो। और वंस अगेन जब हमारा सामना वुल्फ शीम के साम होता है तो वो वहाँ पर हमें ये कुछ फील होता है कि ये दोनों कोई क्राइम पार्टनर है और कोई अंडरवर्ल्ड गैंग है या अंडरवर्ल्ड रिलेशन है किसका, गेट्सबे का और वुल्फीम का। तो ये जो फीचर है ऑफ द जेज एज या रोअरिंग 20 ये भी वहाँ पर हमें नज़र आता है। सो अच्छा, इन कंक्लूजन हम अगेन ये थोड़ी चीज़ें रिपीट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट ले सकते हैं वुमेन से कि किस तरह वुमेन की वैल्यू थी। आप इनमें आप रेफरेंस दे सकते हैं मिर्टल की एंड विल्सन एंड जॉर्डन बेकर, मतलब विल्सन की जो वाइफ मर्टल, जॉर्डन बेकर एंड डेजी। एंड देन इसके बाद जो गेट्स पे जो पार्टियाँ दे रहा था और वो जो दौलत लुटा रहा था, दैट इज़ द सेकंड एलिमेंट ऑफ जेज एज। एंड वहाँ पर जो म्यूज़िक था, एंड नेक्स्ट इसके साथ थर्ड एलिमेंट जो है वहाँ पर जो ड्रिंकिंग थी जो बहुत ही आम थी। एंड अगर आप वहाँ पर एक रेफरेंस देखें तो जिस तरह टॉम ने बहुत ड्रिंक किया था और उसने मिर्टल को एक पंच मारी जिसकी वजह से उसका नोज टूट गया, तो वो भी ड्रिंकिंग में आप रेफरेंस दे सकते हैं। एंड एक्सेप्ट दिस तो मतलब सेक्स इज़ द नेशनल ऑब्सेशन, तो इसमें भी कुछ रेफरेंसेस है मतलब कि किस तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे मैरिटल विद टॉम एंड देन डेजी विद गेट्स पे, ये रेफरेंस है। इसके अलावा जिस तरह रोअरिंग 20s में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई थी और लोगों के पास पैसा आ गया था और वो एक फैशनेबल लाइफ अटेंड कर रहे थे, एंड गाड़ियाँ स्पेशली जो ऑटोमोबाइल थी, तो आप जो गेट्सबे का जो मेंशन है घर वो भी रेफरेंस है। एंड देन उसकी जो गाड़ियाँ है कि किस तरह वो रोल्स रॉयस और इंतहाई महंगी तरीन गाड़ियाँ और जो यार्ड थे वो यूज़ कर रहा था, ये रेफरेंस है। तो इसी तरह अगर ये 4-5 टू रेफरेंस आप दे दें जेज एज के तो ये काफ़ी होगा इस मतलब टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।